बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 46, मंडे अप्रैल 27। सबसे पहले तो थोड़ी सी बात हो जाए हमारे आज के इस शानदार माइक्रो टीचिंग सेशन के हवाले से। आप लोग को याद है कि आज हमने इनको कितनी दफ़ा बुला चुके हैं क्लास में? पहले आ चुकी हैं वो। ये उनकी तीसरी दफ़ा टर्न थी और हर दफ़ा उन्होंने मुझसे आखिर में यही कहा, सर अगली दफ़ा मैं अच्छा कर लूँगी, सर मैं अगली बार सही कर लूँगी। क्या आप लोग को लगा कि आज कुछ अच्छा माइक्रो टीचिंग सेशन हुआ था? क्या आप लोग कह सकते हैं? उन्होंने आके यहाँ पे नोट्स को पढ़ना शुरू किया। माइक के साथ वो स्ट्रगल कर रही थी, जो कि हम बार बार एक बात बता चुके हैं कि बेटा ये आपका एक टूल है जिसको आपको लाजमन यूज करना होगा। ये वो कोई जैसे होता है ना, मंगनी वगैरह हो रही होती है तो वो पूछते हैं जो जो भी साहब होते हैं कि यार आप थोड़ा जोर से नहीं बोलती, और वो कहती है नहीं जी मेरी बस इतनी आवाज है। राइट, ऐसा देखा आपने? आप लोगों के खानदान में हुई होगी ना, तो करीब बैठ के सुनिएगा, वो आपस में यही बातें कर रहे होते हैं। वो कहते हैं आप थोड़ा जोर से बोलिएगा, वो कहते हैं नहीं मेरी आवाज इतनी ही है। अब वहां तो ये बात चल सकती है, वहां आप शर्मा रहे हैं। क्लास के अंदर यहाँ पे शर्माने का या मेरी आवाज इतनी है मैं तो बस ऐसी ही बोलती हूँ, इससे काम नहीं चलेगा। क्लास के अंदर आपकी जिम्मेदारी है कि आपकी आवाज आखिर तक पहुंच रही हो। जब आपके पास ये टूल मौजूद है तो आप उसको क्यों यूज नहीं कर रहे? उसके बाद नोट्स को पढ़ना शुरू किया। अगर मैं भी क्लास के अंदर नोट्स के साथ पढ़ाना शुरू करूं तो कितना मजा आ जाए, क्लास कितनी इंटरेस्टिंग लगे। जब आप लोग खुद नहीं चाहते कि आपका जो टीचर है वो नोट्स से पढ़ाए तो आप लोग खुद ऐसा क्यों कर रहे हैं? उसके बाद कंटेंट बहरहाल उनका गलत था, कंटेंट उन्होंने सही से कवर नहीं कराया। देखो यहाँ का जो टेक अवे है ना, जो बात बताता हूँ कि तुम लोग इस बात को समझो। आपकी जो आदतें एक दफा खराब हो जाती है ना, वो आदतें इतनी आसानी से सही नहीं होती। इसीलिए ये पॉइंट होता है कि यार शुरू ही से अपनी आदतें सही रखो। खराब आदत को सही करना बहुत ज्यादा एफर्ट मांगता है। ओके, अगर आप फिजिकली अनफिट हैं और बाद में आप कहते हैं अब मैंने फिट होना है, आप देखिएगा बहुत ज्यादा स्ट्रगल करेंगे। तो सबसे आसान तरीका क्या है? पहले ही ऐसे काम करो कि आपकी फिटनेस खराब ना हो। पहले ही ऐसे काम करो कि आपकी कॉलेज की परफॉर्मेंस खराब ना हो। अब जैसे आपकी क्लास से 12 बच्चे हैं, उनको बुला के समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ, किसी को पीछे खड़ा कर दिया। मैं आपको बताऊं, जो मेरा भी थर्ड सेमेस्टर है उसके अंदर भी ऐसी बच्ची हैं, उनको बुलाया, मैंने वार्न किया, देखो तुम लोग रेगुलर नहीं आ रहे, हफ्ते में तुम्हारी 2-3 छुट्टियां होती हैं। नहीं सर अब नहीं होगा, सर अब नहीं होगा। कोई कस्में खा रहा है, कोई कह रहा है सर आपने हमें समझाया है, अब हम आपको बिल्कुल मायूस नहीं करेंगे। अब वो फिर रेगुलर आए, लेकिन चंद दिन तक। चंद दिनों के बाद उनकी वही पुरानी आदत वापस आ गई। एक और स्टूडेंट है, लास्ट सेमेस्टर लेट आती थी, हमेशा मुझे बाहर खड़ी हुई नजर आई। पहले हमारा रूल था कि जो लेट आता था उसको बाहर खड़ा कर देते थे, और बहुत सख्ती थी उस वक्त। अभी भी है लेकिन अभी कुछ हालात की वजह से थोड़ी इतनी सख्ती नहीं हो रही। उनको बुलाया, समझाया, बेटा नेक्स्ट सेमेस्टर मेरा फर्स्ट पीरियड होगा, तुम लेट आओगी मुझे अच्छा नहीं लगेगा। नहीं सर, सर बिल्कुल सर, आप बिल्कुल मेरे फादर की तरह है सर, आपने कह दिया सर अब मैं नहीं करूंगी। बस वो कभी भी ऐसा नहीं हो सका, वो हमेशा लेट ही आई। अब वो बस ये होता था कि आती थी, शर्माती थी, बाहर छुप जाती थी, फिर छुप छुप के क्लास में आती थी, बस ये तरीका था उसका। कुछ दिनों के बाद फिर ये भी खत्म हो गया, फिर आके ठिठाई से आके क्लास में बैठने लगे। पॉइंट ये, इसकी आदत एक दफा खराब हो गई ना लेट आने की, अब जितना भी कर लो, जितना समझा दो, उनकी आदत सही होके नहीं दे रही। जिनकी आदत थी हफ्ते में 1 से 2 दिन छुट्टी करने की, अभी भी ये आदत है। जितना सुनाओ, डांटो, समझाओ, कुछ दिन तक बदलते हैं, फिर वापस उनकी अपनी पुरानी रविश पे वापस आ जाते हैं। मैं आपकी क्लास के अंदर कुछ बातें जो आप लोग को बार बार समझा रहा हूँ, देखो रेगुलर आओ। मैं डेटा के बेसिस पे बता रहा हूँ कि जो स्टूडेंट्स कॉलेज में रेगुलर आते हैं, ऑटोमेटिकली उनके एग्जाम के अंदर मार्क्स में बेहतरी हमें नजर आती है। निम्न क्लास में क्या बात चल रही है? मोबाइल दो आगे, मरियम मुझसे मोबाइल ले लो। अटेंडेंस जिनकी रेगुलर होती है, ऑटोमेटिकली उनके इम्तिहान में नंबर कम आते हैं। अब आपने कहा कि सर यहाँ पे 10 मार्क्स है ना, उसकी वजह से ऐसा होता है। नहीं, जब नहीं थे ना तब भी मेरे पास पूरा डेटा था। अगर आप मुझसे 4 साल पहले का भी डेटा लेंगे, मैं आपको डेटा दे सकता हूँ। उस वक्त भी मैंने यही चीज नोट की थी, जो रेगुलर आ रहे थे ऑटोमेटिकली उनकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो रही थी। कराची यूनिवर्सिटी के हमने आंसर कॉपीज को चेक किया है, वहां पे भी हमने इसी बात को नोट किया। वहां पे तो बच्चों के नाम नहीं लिखे हुए थे, सिर्फ सीट नंबर था। अब सीट नंबर तो याद नहीं है, ठीक है, हाफजा है, आप लोग के नाम याद हो जाते हैं, लेकिन सीट नंबर बहरहाल इतने भी वक्त नहीं आए सीट नंबर याद हो।
उसके बावजूद मैंने देखा जब आखिर में जब हमने टेबुलेट किया तो नजर आया कि जो लोग इरेगुलर थे ऑटोमेटिकली उनके जो रिजल्ट था वो खुद ब खुद उनका इतना सही नहीं आया, अब वो लोग फेल हुए। बात समझ में आ रही है? शुरू से अपनी आदतें सही रखोगे, खुद ब खुद तुम लोग की पढ़ाई के अंदर इंप्रूवमेंट आ जाएगी। आप में से बाज लोग परेशान होते पेपर में क्या आएगा, इम्तिहान में क्या आएगा। भाई अभी से बता रहा हूँ, रेगुलर आओगे खुद ब खुद तुम्हारे एग्जाम की तैयारी होती चली जाएगी। इसी तरीके से मैंने एक और बात की थी कि देखो क्लास के अंदर अपनी पूरी क्लास के अंदर ग्रुपिंग ना बनने दो। अभी तुम लोग का फर्स्ट सेमेस्टर है, मैं एक्सपीरियंस के बेस पे बता रहा हूँ, अच्छे अच्छे सेमेस्टर्स हमने जाया होते देखे सिर्फ इस वजह से कि उन सेमेस्टर्स के अंदर ग्रुपिंग हो गई। अब एक दफा ग्रुपिंग हो गई तो क्या होने लगा, पूरी पूरी क्लास एक साथ एब्सेंट हो रही है। क्या होने लगा कि एक ग्रुप जो है क्लास को डिस्टर्ब कर रहा है, उसको देखे देखे दूसरा भी डिस्टर्ब कर रहा है। या किसी ग्रुप के अंदर किसी बच्चे को डांट दिया, अब वो टीचर के खिलाफ होकर बैठ गया, हमने तो उनसे पढ़ना ही नहीं है। इस किस्म की ग्रुपिंग की वजह से क्लास की यूनिटी को और क्लास के माहौल को बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। अभी जब आप लोग क्लासरूम मैनेजमेंट वगैरह पढ़ेंगे, शायद आपका टीचर आपको इस पहलू से भी कवर करवाए कि देखो बच्चों की साइकोलॉजी पे उनके ग्रुप से बड़ा असर पड़ता है। अब मैंने बार बार तुम लोग को एक बात बताइए, क्लास में आके बैठो, कोशिश करो अपने दोस्तों के साथ ना बैठो। अब तुम लोग जवाब ये देते हो सर हमारी सबसे सलाम दुआ है। यार सलाम दुआ तो हमारी भी है, ये थोड़ी कि सलाम दुआ का मतलब क्या है। बात ये कि भाई ग्रुप चेंज करते रहो, कभी यहाँ कभी वहां। कोलैबोरेशन का जब टॉपिक पढ़ोगे तो उसके अंदर तुम्हें समझ में आएगा कोलैबोरेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं सलाम दुआ का होना, कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं अपनी बात समझा देना। तमाम चीजों के अंदर कोलैबोरेशन कम्युनिकेशन के अंदर ये बात भी शामिल है कि आप दूसरे की बात को भी समझ सके, दूसरी सोच के बंदे के साथ भी रह सके। आप लोग की अभी तक जितनी भी दोस्तियां हुई हैं सारी की सारी आपके कंफर्ट जोन में रहते हुई हैं, ऐसा है या नहीं? जिसके साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग हुई उसी के साथ दोस्ती होगी, आगे चल के यही आपका ग्रुप बन जाएगा और उस ग्रुप की वजह से आपकी पढ़ाई पे असर पड़ना शुरू हो जाएगा। मसलन आज आपकी मिनहल से दोस्ती है, अगले सेमेस्टर में मिनहल ने आपको नोट्स नहीं दिए, आपने कहा लो मिनहल नहीं कर रही तो मैं उसके साथ भी कॉपरेट नहीं करूंगी, टसल होने लगता है, दोनों ग्रुप्स के अंदर मसले शुरू हो जाते हैं। इस तरह से प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगती हैं और इससे पूरी की पूरी क्लास मुतासर होती है। हमने बाकायदा ऐसे स्टूडेंट्स को जानते हैं जो क्लास के अच्छे टॉप परफॉर्मर्स थे, उनकी आपस में झगड़ा हुआ तो एक ने तो कॉलेज ही छोड़ने लगी, उनको बड़ी मुश्किल से रोका, वापस लेकर आए तो वो यहाँ बैठी हुई है, दूसरी वहां बैठी हुई है, एक की क्लास में आंखों में आंसू आए हुए हैं। मतलब पूरा ऐसा माहौल चल रहा है। भाई पहले ही अपने जज्बात को कंट्रोल में रखो, सबसे अपने सबके साथ उठो बैठो, ये बात मैं बार बार आप लोग को समझा रहा हूँ। बाज लोग हैं जिनको मैंने एक दफा समझाया उन्होंने सुन लिया, बाज लोग ऐसे हैं जिनको 10 दफा भी बोलो बस वो मुस्कुरा के देखेंगे, शर्मा के देखेंगे। आई डोंट नो क्या समझ रहे होते मेरी बातों को। बहरहाल आप लोग का काम है, देखो जो चीज अच्छी बात है जब मान लो कहा सर ये बात सही है तो उस पर अमल करने की भी कोशिश करो, सिर्फ कह देना सर हिला देना काफी नहीं है। सेमेस्टर हमारा एंड हो रहा है, अब तमाम टॉपिक्स वो हैं जो एग्जाम के एतबार से इंपॉर्टेंट है। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा एग्जाम के हवाले से, आप लोग का सबसे पसंदीदा टॉपिक। ओके, देखो इस कोर्स के अंदर मुझे ये बताओ, इस कोर्स को करने के बाद तुम लोग के कॉन्फिडेंस में इजाफा हुआ है? कंप्यूटर से जो खौफ था दिल से निकला है, चीजों को एक्सप्लोर करने लगे हो? हाँ या ना? क्लास के अंदर अगर एक मैं समझता हूँ कि अगर 50% बच्चे भी ये कहते हैं कि जी सर हमें कुछ फायदा हुआ है तो बस क्लास का टारगेट अचीव हो गया। ये जो हमारा पूरा सिलेबस है ना ये ऐसा है, इसको पूरे एक साल में पढ़ाना चाहिए, लेकिन हमें आउटलाइन के अंदर वो 10 चीजें डाल देते हैं और कहा यह जाता है कि आप जो इसको सिर्फ 4 महीने में कवर करें। उन 4 महीने में रमजान भी आता है, 4 महीने में हड़तालें भी होती हैं, मुख्तलिफ इशूज की वजह से क्लासेस सस्पेंड होती हैं, वो इन तमाम बातों को कंसिडर नहीं करते। मसलन मई का महीना हमारे एजुकेशन के उस कैलेंडर में शामिल है, लेकिन मई के महीने में कितनी सारी हमारी ऑफ आ रही हैं, तो जिन्होंने प्लानिंग की उन्होंने इस तमाम बातों के बारे में गौर नहीं किया होता। मेरी कोशिश ये होती है कि मैं सेमेस्टर के शुरू के अंदर वो टॉपिक्स पढ़ाऊं जिसका आपकी जिंदगी से बराह रास्त ताल्लुक है, जैसे साइबर सिक्योरिटी, ओके, जैसे ब्लॉगिंग या जैसे यूट्यूब की वीडियो, ईमेल। ये वो चीजें हैं जो आपके आगे जिंदगी में अमली तौर पे आप पे काम आएंगी। कुछ चीजों की कोशिश की नहीं हो सकी, जैसे लैब विंडोज इंस्टॉलेशन वगैरह था, नहीं हो पाया। कुछ चीजें ऐसी रह जाती हैं जो एग्जाम के एतबार से तो हम समझते हैं कराची यूनिवर्सिटी के इम्तहान में आ सकती हैं, कुछ चीजें मेरे इम्तहान में आ सकती हैं, राइट। अब आखिर के दिनों में मैं उन टॉपिक्स को कवर कर रहा हूं जो कराची यूनिवर्सिटी के इम्तहानात में आएंगी, आ सकते हैं, जैसे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। मेरे हिसाब से ये बहुत थके हुए टॉपिक है, बहुत बेकार टॉपिक है, लेकिन जब कराची यूनिवर्सिटी में हम पेपर बनाते हैं या कोई और बनाता है तो उसका जहन में ये होता है कि यार पूरे कराची के बच्चे आ रहे हैं, हर किसी को यहाँ पढ़ने का मौका
नहीं मिला, हर किसी को एक जैसे वसाइल नहीं मिले। अभी मई के अप्रैल के एंड में जो है एक कॉलेज के लोग जिन्हें ऑफलाइन लेकर गए, तुम अंदाजा लगाओ ऑफलाइन वो अभी लेकर जा रहे हैं, अप्रैल में तो पढ़ाएंगे क्या। अब उन कॉलेज के बच्चों को भी वैसा ही पेपर दिया जाए जैसे आप लोग का पेपर है, तो क्या ये इंसाफ होगा उनके साथ? उन बच्चों का तो कसूर नहीं है। किसी कॉलेज के अंदर मैथ्स का टीचर कंप्यूटर पढ़ा रहा है, किसी कॉलेज में एजुकेशन का टीचर कंप्यूटर पढ़ा रहा है, तो पेपर वहां पे अमूमन बनाया ऐसा जाता है जिसमें इसी जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, एनालॉग वर्सेस डिजिटल, इस किस्म के सवाल आते हैं। आपकी क्लास के बाद बच्चों ने मुझे ईमेल किया कि सर फला फला टॉपिक को भी समझा दें। उनमें से अब टाइम चूंकि कम है, जिन टॉपिक्स हमारे ऐसे हैं जो मैं समझता हूँ एग्जाम के हवाले से जरूरी है, मैं पहले उनको कवर कराऊंगा। उसके बाद भी कोई चीज रह गई तो मैंने आप लोग को बताया बार बार कि वेबसाइट को यूज कर रहे हो आप लोग, उसमें एनालिटिक्स मेरे पास आ रहा है, तो मुझे नजर आ रहा है कि वेबसाइट आप में से अक्सर लोग यूज कर रहे हैं और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। उसके अंदर कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रही कोई टॉपिक के अंदर? तो जो भी टॉपिक्स हैं जो तुम्हें लगता है कि नहीं आए, वो उसके अंदर मौजूद होंगे। तुम्हें मेरे लेक्चर से समझ नहीं आया तो वेबसाइट पर समझ लो, वेबसाइट से भी नहीं हो रहा, मेरे पुराने लेक्चर्स मौजूद हैं वहां से समझ लो। फिर भी नहीं हो पाता तो फिर ठीक है, फिर क्लास अरेंज करो, हम तो हैं यहाँ पे। मैं भी सैटरडे को भी कॉलेज आया था, इस सैटरडे भी आया था, पिछले सैटरडे भी आया था। ओके, तो हम लोग तो आ रहे होते हैं, हम तो अपने तौर पे काम यहाँ पे आके मैनेज कर रहे होते हैं। आप लोग बताओगे तो हम आप लोग के लिए एक्स्ट्रा क्लासेस भी अरेंज कर देंगे। एग्जाम के हवाले से बिल्कुल परेशान मत हो, मेरा काम है, मैंने आप लोग को स्टडी गाइड्स भी प्रोवाइड करना है, मैंने आपको एग्जाम की तैयारी भी इंशाल्लाह ताला कराऊंगा। अलबत्ता वो जो कोचिंग सेंटर वाला स्टाइल था कि टीचर नोट्स डिक्टेट करवा रहा है, फिर आप लोग के रिटन टेस्ट हो रहे हैं, ये वाला काम मैं नहीं करूंगा। जो नए मॉडर्न मेथड्स हैं मैं उनको यूज करने की कोशिश करूंगा। अब तक की लास्ट क्लासेस के अंदर हमने बात की थी कि पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर क्या हैं, और हमने देखा कि यार पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर जो हम पढ़ते चले आ रहे हैं, इनपुट और आउटपुट और सीपीयू पार्ट्स, उससे भी कहीं ज्यादा मौजूद हैं। फिर हमने एक और चीज देखी कि अगर हम इनपुट आउटपुट की बात करें तो उसके अंदर भी बड़ी तफसील है। हमारे हाथ में मोबाइल है, हम मोबाइल को फ्रीली इस्तेमाल कर रहे हैं, स्मार्ट वॉचेस इस्तेमाल कर रहे हैं। किस किस के पास स्मार्ट वॉच है इस वक्त? हम में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने गौर किया हो कि हमारी स्मार्ट वॉच के अंदर कौन से इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस मौजूद हैं? एटीएम मशीन इस्तेमाल कर रहे हैं, हम जो है लकी वन जा रहे हैं या इम्तियाज जा रहे हैं या डायमंड जा रहे हैं, यहाँ पे स्टोर्स पे जाके हम शॉपिंग कर रहे हैं, आखिर में वो हमारा बिल पूरा बना रहे हैं। तो क्या हम वहां पे गौर कर रहे हैं इसमें से कौन सा इनपुट और कौन से आउटपुट डिवाइसेस मौजूद है? हमारा आपका काम यह है कि जब एक दफा हमने क्लास में एक्टिविटी कराई कि मोबाइल के अंदर कौन कौन से इनपुट आउटपुट डिवाइसेस मौजूद हैं, इसी माइंड सेट को लेते हुए, इसी मेंटेलिटी को लेते हुए, इसी क्रिटिकल थिंकिंग की एबिलिटी को लेते हुए हर जगह पे जाके गौर करने की कोशिश करो। फुर्सत होती तो हम ये भी बात करते हैं कि आपकी गाड़ी के अंदर या आपकी बाइक के अंदर या आपके फादर की बाइक के अंदर कौन से इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस मौजूद हैं। फिर हमने कंप्यूटर के इंटरनल पार्ट्स के बारे में बात की। फिर हमारा एक और टॉपिक शुरू हुआ, प्राइमरी और सेकेंडरी स्टोरेज। हमने देखा कि मेमोरी को समझने के बहुत सारे तरीके हैं, हम प्राइमरी और सेकेंडरी भी कह सकते हैं, वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल भी कह सकते हैं, राइट। हमारे पास टेम्परेरी या परमानेंट मेमोरी के लिहाज से भी हम उसको पढ़ सकते हैं, हमारे पास डिफरेंट तरीके हैं। हमने स्पीड के लिहाज से बात की कि स्पीड के एतबार से कौन कितना तेज है, और हमने क्लास के अंदर उसकी भी एक्टिविटी करने की कोशिश की। आज जो हम टॉपिक शुरू कर रहे हैं वो टॉपिक है हमारा डिजिटल वर्सेस एनालॉग सिग्नल्स। वजीहा बोर्ड पे आए। बोर्ड पे हमने लिखा उर्दू जबान में, उर्दू हरूफ तहज्जी के अंदर, मैं क्लास में हूं, मैं क्लास में हूं, उर्दू में लिखें। आप लोग अपनी नोटबुक पे लिख के देखें जरा, मैं क्लास में हूं। वजिया ने बोर्ड पे इसको उर्दू में लिखा, आप में से बाज लोगों ने कॉपी में लिख लिया। अब मुझे बताओ इसी को जरा लिखो रोमन उर्दू के अंदर, रोमन उर्दू में लिखें, रोमन उर्दू में लिख के बताओ। सही है, लिखा, गुड। मुझे ये बताओ रोमन में भी तुम्हें लिखा हुआ नजर आ रहा है, उर्दू में भी लिखा हुआ नजर आ रहा है?
दोनों मैसेज का मकसद क्या है? मैसेज एक ही आ रहा है, लेकिन क्या दोनों के अंदर तरीकेकार लिखने का एक ही है? देखो ये क्या था, ये तो राइट से लेफ्ट लिखा, ये लेफ्ट से राइट लिखा, राइट। इसके अंदर जो है, जो हरूफ है वो मिले हुए हैं, मीम ये, और इसमें हरूफ जो है वो अलग अलग है। ओके, दोनों के अपने फायदे हैं, अपने नुकसान हैं, अपना अपना फायदा, अपना अपना नुकसान। लेकिन मैसेज तो एक ही आ रहा है ना। अगर हम इस वक्त चाहें तो इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं। हिंदी जो है, जब आप देखें हिंदी, जो आपने इंडियन मूवीज वगैरह में देखो, हिंदी जो लिखी हुई होती है, तो हिंदी और उर्दू में इतना फर्क नहीं है जब, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उसके हरूफ तहज्जी और लिखने के अंदाज के अंदर फर्क है, वरना बात तो वही है। कंप्यूटर के अंदर भी, अच्छा जैसे हम लिख रहे हैं ना, मतलब आप मुझे ईमेल करते हैं, अब आपके पास दो ऑप्शन है, उर्दू में लिखें या रोमन में लिखें। रोमन में तो सर ने पाबंदी लगाई हुई है, लेकिन बहरहाल आपके जहन में आता तो है कि इसको किस में लिखना है। कंप्यूटर के अंदर भी यही वाली बात है कि कंप्यूटर को बनाते वक्त आपके पास एक से ज्यादा तरीके थे, हम किस तरीके को इख्तियार करके चीजों को उसमें लिखें, हम किस तरीकों को इख्तियार करके कंप्यूटर को सिग्नल्स दें, हमारा हरूफ तहज्जी कैसा हो, लिखने का हमारा अंदाज कैसा हो। जैसे हम नॉर्मल जिंदगी में हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, और चाहे तो हिंदी में लिख लें। कंप्यूटर के अंदर भी हमारे पास एक से ज्यादा ऑप्शंस मौजूद। अब उन ऑप्शंस के अंदर जो एक तरीकाकार कहलाया जिसे कहते हैं एनालॉग, और दूसरा तरीका कहलाता है डिजिटल। अब देखो एनालॉग में और डिजिटल में फर्क क्या है। एनालॉग के अंदर यूं समझो कि डेटा जो होता है वो कंटिन्यूअस डेटा होता है। मसलन आप, अब देखो इस पे स्लाइड्स से ज्यादा तो मेरी बात पे गौर करो, तो मेरी बात पे गौर करो तो इंशाल्लाह टॉपिक समझ में आ जाएगा। देखो, हम यहां से ऊपर चढ़ के आ रहे हैं, ठीक है, नीचे से ऊपर चढ़ते हुए आए, किस पे आए? सीढ़ी पे। फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप। अच्छा, अब मैं ये कहूं, यार तुम जो हो तस्बीहा, फर्स्ट और सेकंड स्टेप के बीच में रुक जाओ, रुक सकती है तस्बीहा? 1.5 होता है ना, तो 1.5 पे खड़े हो जाए, पॉसिबल है? या तो 1 पर होगी या 2 पर होगी, ऐसा तो पॉसिबल नहीं कि बीच में खड़ी हो जाए, ऐसा है? अब अगर हम इस सीढ़ी की जगह लगा दे स्लोप, स्लोप पता है, देखा स्लोप? अच्छा, अब स्लोप पर तुम चढ़ते हुए आ रहे हो, सीढ़ी से भी ऊपर आए हो, या सीढ़ी से तुम नीचे गए हो, ऊपर नीचे हो रहे हैं, स्लोप से भी तुम ऊपर जा सकते हो और नीचे जा सकते हो। हॉस्पिटल्स वगैरह में जाओगे तो वहां पे तुम्हें स्लोप नजर आते हैं, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, स्लोप के अंदर तुम ऊपर गए, फिर ऊपर गए, अब मैं कहूँगा बीच में आके खड़े हो जाओ, खड़े हो सकते हो स्लोप के अंदर? हाँ या ना? आयशा क्या ख्याल है? आयशा ने भी ओके कर दिया जी, स्लोप के अंदर आप बीच में खड़े हो सकते हैं। दोनों में फर्क नजर आ रहा है। एक जगह पे क्या था कि आप एक स्टेप, दूसरा स्टेप, बीच की कोई चीज मौजूद नहीं है, इसे कहते हैं डिस्क्रीट, ठीक है। और ये चीज कहलाती है डिजिटल। उसके मुकाबले में जो स्लोप है, स्लोप के अंदर क्या होता है? कंटिन्यूअस होता है। स्लोप पे चढ़ रहे हैं, कहीं बीच में भी हम उसमें अंदर रुक सकते हैं, बीच के अंदर कोई गैप नहीं आता। एक और मिसाल लो, फैन है आपके घरों में, राइट, और फैन की स्पीड कम ज्यादा करने का एक तो आपके पास डिमर होता है, ठीक है। अब डिमर वाले में क्या होता है, फिर हमने मदिया से कहा, मदिया जरा सा ना फैन को तेज करना, मदिया फैन तेज कर रही है, राइट, और इतने में इरम ने कहा बस मैं क्या कर रही हूँ, बहुत तेज कर दिया, थोड़ा स्लो करो, ठीक है, फिर वो थोड़ा स्लो कर रही है, ऐसा हो रहा है, थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा, हाँ अब सही है, ठीक है, आगे बैठ जाओ। फिर थोड़ी देर में इरम को दोबारा सर्दी लगने लगी, उन्होंने भेजा अपनी अम्मी को, अम्मी जरा फैन सही कीजिएगा। अब देखो फिर वही वाला, थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा थोड़ा कम, अब सही है। पहले और दूसरे में फर्क होगा, कुछ एक्यूरेट नहीं हो रहा ना, एक्यूरेट हो पाता है इसके अंदर, हमें बताना पड़ता थोड़ा थोड़ा कम थोड़ा थोड़ा ज्यादा, ऐसा हो रहा नहीं हो रहा। उसके मुकाबले में आपके पास ये क्या हो रहा है, कंटिन्यूअस हो रहा है, बिल्कुल यूं घुमा रहे हो, रोक रहे हो, घुमा रहे हो, रोक रहे हो, थोड़ा सा हल्का हल्का घुमा रहे हो, हल्का तेज तेज घुमा रहे हो, ये चीज है। उसके मुकाबले में आपके पास जो आजकल रिमोट वाले फैन आए हैं, उसमें क्या होता है, नंबरिंग दी हुई होती है। अब कुछ सीन ही नहीं रहा, थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा, 1 पे दबा दो, या क्या किया हुआ, इतने तुम्हें गर्मी लग रही है क्या, ठीक है और कम करो, ऐसा होता है ना, ठीक, 4 पे कर दो, 5 पे कर दो। अब उसमें ऐसा पॉसिबल है कि 4 और 5 के बीच में कर दो, या तो 4 होगा या 5।
तो दोनों में तो फर्क नजर आ रहा है। एक के अंदर आ रहा है कंटिन्यूअस, इसे कहते हैं एनालॉग, और एक के अंदर आ रहा है डिस्क्रीट, रुक रुक के, इसे कहते हैं डिजिटल। ये डिजिटल का वर्ड कहां से आया है? निम्रा, निम्रा नहीं करो बेटा, मुझे अच्छा नहीं लगता बार बार क्लास में खड़े हो जाओ, ये करो वो करो, लगे कि मैं यूनिवर्सिटी के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, नर्सरी के बच्चों को नहीं। ओके, हाँ तो मुझे ये बताओ, ये डिजिटल का वर्ड कहाँ से आया? डिजिट से आया। और डिजिट्स का वर्ड कहाँ से आया? मैथ से आया। मेरे हाथ में क्या है? शुक्र, फिंगर्स। आप लोगों के फिंगर। लास्ट क्लास में मैंने ये वाला हैंड रेस किया हुआ था, पूछा तो उन्होंने कहा सर घड़ी आपके हाथ में, तो मेरे हाथ में क्या है? इसीलिए अब की दफा मैंने ये हाथ रेस किया। अच्छा, अब आपके हाथ में फिंगर्स है, इन फिंगर्स को ना डिजिट्स भी कहते हैं, इनसे ये वाला वर्ड आया है डिजिटल। 1 2 3 4, यहां से आपके पास वर्ड आया डिजिटल का। एनालॉग के अंदर हमारे पास क्या होता है कि चीज जो होती है कंटिन्यूअस फॉर्म में होती है। ओके, डिजिटल के अंदर चीज जो होती है हमारे पास डिस्क्रीट फॉर्म में होती है। एक घड़ी की मिसाल है, इस वक्त मैंने ये घड़ी पहनी थी है, राइट? इसके अंदर देखो इस वक्त हो रहा है 10:49। ओके, और आप में से वो सुई वाली घड़ी किसके पास है? रिदा के पास है, और किसी के पास नहीं है। ओके, अब सुई वाली जो घड़ी है आपके पास, उसके अंदर अगर देखो उसमें घड़ी, उसकी जो सुई की घड़ी होती है, जो सुई का जो निडल होता है, वो किस तरीके से मूव कर रहा होता है? कंटिन्यूस मूव कर रहा होता है। जो आप दोबारा बोले, क्या कर रहा होता है? ओके, क्या नाम है इसका यार? किस्सा ने कहा कि सर ठहर ठहर के कर रहा होता है, लेकिन लाजमी नहीं है। बाज वॉचेस आपको ऐसी भी मिलेगी जिसके अंदर पूरा वो चल रहा होता है, लेकिन बात क्या है कि उसके अंदर वो कंटिन्यूअस साइकिल में चल रहा है। ठीक है, उसे कहते हैं हम लोग एनालॉग सिग्नल्स, दैट्स इट। उसके मुकाबले में जहां पे डेटा आपका इस तरीके से स्टोर हो रहा है कि या तो है या नहीं है, उसे हम कहते हैं डिजिटल। ओके, या तो 1 होगा या 2 होगा, फैन की बात करो, या 3 होगा या 4 होगा। ऐसा नहीं हो सकता 1 और 2 के बीच में कुछ चल रहा है। उसके मुकाबले में जो फैन का डिमर है, उसके अंदर तुम यूं कर लो, थोड़ा सा कम कर लो, थोड़ा ज्यादा कर लो, सब चल जाता है। उसे हम कहते हैं एनालॉग। कंप्यूटर के अंदर भी हमारे पास ये ऑप्शन मौजूद है कि हम कंप्यूटर का डेटा किस तरीके से महफूज रखें। अगर हम कंप्यूटर का डेटा इस तरीके से महफूज कर रहे हैं, या कंप्यूटर इस प्रिंसिपल पे काम कर रहा है कि उसको कंटिन्यूअस डेटा मिलेगा, तो उसे हम कहते हैं एनालॉग। और अगर कंप्यूटर जो है इस प्रिंसिपल पे काम कर रहा है कि उसके अंदर डिस्क्रीट डेटा होगा, या तो है या नहीं है, तो उसे हम कहते हैं डिजिटल। अब एक मिसाल देता हूँ। देखो तुम लोग ने वो पुरानी वाली वॉचेस को देखा है जिसके अंदर वो चाबी देते थे, चाबी देके चलती थी? किस किसने ये वॉच देखी है? ऐसी वॉचेस थी, ऐसी घड़ियां होती थी जिसको पीछे से जो है ना वो उसको चाबी देते थे। ओके, उसको चाबी देने के बाद आप छोड़ देते थे तो आराम से जो है ना घंटा 3-4 घंटे निकाल लेती थी। 3-4 घंटे तक उसकी चाबी की मदद से चलती थी, उसमें ना सेल लगता था, ना किसी किस्म की उसके अंदर बैटरी लगती थी, बगैर किसी सेल के, बगैर किसी पावर के वो उससे चल रही होती थी। वो कहलाती है आपकी एनालॉग। उसको आपने एक दफा पावर दे दिया है, उस पावर से उसको वो चल रहा है, वो उसके अंदर जो प्रिंसिपल काम कर रहा था वो एनालॉग का प्रिंसिपल काम कर रहा था। आपके पास घड़ी है, अगर सुई वाली घड़ी है, अब सुई वाली घड़ी जो है वो डेटा किस पे प्रेजेंट कर रही है? एनालॉग पे कर रही है, डिजिटल पे कर रही है? ठीक है, कंटिन्यूस पे चल रहा है। फैन का डिमर जो है वो एनालॉग पे कर रहा है या उस पे कर रहा है? एनालॉग पे कर रहा है। और अगर आपके पास ऐसी घड़ी है जिसके अंदर आपके पास डिजिट्स बने हुए आ रहे हैं, राइट, ये किस पे डेटा रिप्रेजेंट कर रहा है? डिजिटल पे कर रहा है। बस इतनी सी बात है, ये है आपका एनालॉग और ये आपका है डिजिटल। एनालॉग के अंदर एक खसूसियत ये होती है कि ये इंसान को समझना आसान है। नेचर के ज्यादा जो करीब है वो आपका एनालॉग डेटा होता है। इसकी कोई और मिसाल तुम लोग के जहन में आई तो बताओ जरा, सोचो एनालॉग की एग्जाम्पल। देखो, असल में तुम लोग सोच के रहे हो कंप्यूटर के एतबार से, कंप्यूटर से थोड़ा सा बाहर निकलो। हर वो चीज जो आपको कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है, कोई मुफीद मालूमात दे रही है, या आपके लिए कोई मुफीद काम कर रही है, वो उसको यूं समझ लो कि वो आपके लिए कंप्यूटर है। अब इस एंगल से सोचो कि वो जो चीज है वो एनालॉग प्रिंसिपल पे काम कर रही है या वो डिजिटल प्रिंसिपल पे काम कर रही है।
इस एंगल से सोचो। अब मुझे बताओ जरा, देखो मैंने फैन की एग्जांपल दी थी, फैन के डिमर की। अब फैन को डिमर को तुम कह सकते हो कंप्यूटर? नहीं कह सकते ना, लेकिन मैंने एग्जांपल तो दी ना उसकी। तुम लोग भी इसी तरह से थोड़ा ध्यान इस्तेमाल करो। बताओ, कंप्यूटर से बाहर निकलो। ओके उमायमा, सूरज किस तरह से, किस तरह से एग्जाम्पल पूरा समझाओ, पूरी बात समझाओ। उमायमा ने बहुत अच्छी एग्जाम्पल दी। सूरज, सूरज तुलू हो रहा है, बिल्कुल कंटिन्यूसली जा रहा है, ऐसा है क्या नहीं? कभी ऐसा होता है कि सूरज यहाँ है फिर यहाँ है यहाँ है, ऐसा तो नहीं है, कंटिन्यूसली पूरा मूव कर रहा होता है, राइट? बिल्कुल सही, ये भी एनालॉग की एग्जाम्पल है। ओके बिरदा, ओके बिरदा ने कहा एक वो वाला झूला होता है, और आप समझ गए होंगे कौन सा वाला झूला होता है, जिसको ये चाबी देते हैं। ओके किस्सा, ओके किस्सा ने कहा कि सर टीवी के अंदर जैसे पहले वॉल्यूम का होता था, वॉल्यूम को कम कर रहे ज्यादा कर रहे, अब आपके पास जो है टीवी का रिमोट है, बटन दबा के आप उससे वॉल्यूम सेट कर सकते हैं। और जी जोर से बोलो। गुड पॉइंट, यही मेरी एग्जांपल आने वाली थी, थर्मोमीटर। थर्मोमीटर यूज किया है, फायदे गुफरान की जो एग्जांपल है। तो थर्मोमीटर को मुंह में रखा, बाहर निकाला, अब उसके अंदर स्केल बना हुआ होता है, उस स्केल में हम देखते हैं ना कहाँ पे आया हुआ है, ऐसा है या नहीं? और फिर कभी कहना पड़ता है यार आप देख के बता, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। ठीक, उसमें कौन सा वाला प्रिंसिपल यूज हो रहा है? मरकरी जब ऊपर चढ़ रहा है तो क्या रुक रुक के चढ़ रहा है? वो आराम से अपना पूरा कंटिन्यूस मोशन के अंदर चढ़ रहा है, ठीक है? तो आपका जो मरकरी थर्मोमीटर है पुराना वाला, वो भी एक एनालॉग की एग्जाम्पल है। एनालॉग इंसानी जहन को ज्यादा अपील करता है क्योंकि हम एक अरसे दराज से इस सिस्टम को हम लोग यूज करते आ रहे हैं। एनालॉग हमें ज्यादा आसान लगता है, या ज्यादा हमें आसानी से समझ में आ जाता है। हमारा जो स्केल है, अब देखो थर्मोमीटर की एग्जाम्पल आ गई। अब तुम मुझे बताओ जिस चीज से तुम लोग मेजर कर रहे हो, ठीक है, क्लास में यहाँ से यहाँ तक कितना फासला है, ये एनालॉग होगा या डिजिटल होगा? स्केल लेकर तुम मेजर कर रहे हो, एनालॉग है डिजिटल है? एनालॉग है बेटा, एनालॉग है। थर्मामीटर भी तो देखो इसी तरीके से मेजर कर रहा है ना, स्केल के ऊपर। ओके, मुमकिन है 1 सेंटीमीटर को आया हो, मुमकिन 1 सेंटीमीटर के बीच में आया हो, कंटिन्यूस चीज है ना एक। ठीक, और कोई एग्जाम्पल किसी के जहन में? किसकी रोटेशन? ओके अर्थ की रोटेशन हो गई, इसके अलावा कौन सा स्पीडोमीटर? गाड़ी में जो आपका स्पीडोमीटर है वो भी किससे चल रहा है? मीटर से चल रहा है, वो भी आपका एनालॉग। और कोई एग्जाम्पल? क्या चीज? नहीं बता दो, और कोई? नहीं, और कुछ? आपके किचन में जो चूल्हे का नॉब है, क्या होता है उसमें? बटन बने हुए होते हैं 1 2 3, या क्या कर दो? सबसे पहले वालदेन की सिखाते बेटा गैस कम खोलना टेढ़ा करना, ऐसा है ये नहीं? एनालॉग है डिजिटल है? देखो जहां पे भी कंटिन्यूअस प्रिंसिपल यूज हो रहा है वो कहलाएगा एनालॉग। अब थोड़ी टेक्निकल बात करें तो यू कह सकते हैं कि वो कंप्यूटर के अंदर डेटा, वो उस डिवाइस के अंदर प्रोसेसिंग कैसे कर रहा है, या उस डिवाइस के अंदर वो डेटा को रिप्रेजेंट कैसे कर रहा है। बहरहाल आपको यहाँ पे एनालॉग का समझ ही फायदा। क्या चीज? मुझे आवाज समझ नहीं आई, सॉरी। तराजू, गुड पॉइंट। आपका जो तराजू है, सब्जी वाले के पास गए, ठीक है, तराजू रखा हुआ, पत्थर रख रखे वो उसको मेजर करो तो बाट रखे हुए होते हैं, कभी थोड़ा सा ऊपर कभी नीचे, यूं यूं हाथ मारता है, ऐसा है कि नहीं? क्या चीज? तो किसका? अच्छा, जो पानी का टैप होता है, पानी के टैप की भी एग्जाम्पल है। ओके, ये तमाम की तमाम चीजें किस में आ रही हैं? कंटिन्यूस डेटा इस्तेमाल हो रहा है, तो ये कहला रहा है एनालॉग। अब तुम खुद सोचो, इंसान ने सबसे पहले तराजू बनाया, तराजू जैसी चीज बनाई, ठीक है, सुई पहले बनाई, ऐसा है या नहीं? तो ये चीजें इंसान को ज्यादा नेचुरल लगती है, एनालॉग थोड़ा आसानी से समझ में आ जाता है। डिजिटल के अंदर इसके बरखिलाफ दूसरा प्रिंसिपल यूज होता है, उसके अंदर डेटा को प्रोसेसिंग के लिए या डेटा को प्रेजेंट करने के लिए डिजिटल प्रिंसिपल को, डिस्क्रीट वैल्यूज को यूज किया जाता है। या तो एक होगा या दो होगा, ओके, बीच में कोई चीज नहीं होगी। तुम देखो इसके अंदर तुम घड़ी देख सकते हो, तुम बता सकते हो 10:57 हो रहा है, लेकिन यही वाला काम तो तुम सुई में देखोगे, सुई वाली घड़ी में क्या होगा यार, वो 56 हो रहा है, ऐसा है या नहीं? ये 58 हो रहा है, क्योंकि घड़ी रीड करने के अंदर थोड़ी मिस्टेक हो सकती है, 57 से थोड़ा सा ऊपर हो गया, ऐसा है या नहीं? लेकिन इसके अंदर क्या ये गलती हो सकती है? अब मुझे बताओ इसकी तुम्हें कौन कौन सी एग्जाम्पल नजर आती है? मारूफ ने हमें स्त्री की एग्जाम्पल दी कि इसमें जो डायल घुमाते हैं,
अब जो डायल घुमा रही है एनालॉग है डिजिटल है? एनालॉग है। डायल घूम रहा है, तो आपने थोड़ा लेट दी एग्जाम्पल। रिमोट जो है आपका वो एनालॉग है डिजिटल है? ओके। रोमैसा और कोई एग्जाम्पल आपके पास? कीबोर्ड, ठीक है। कीबोर्ड किस प्रिंसिपल पे काम कर रहा है? कंप्यूटर है, लैपटॉप है, वो सारे के सारे स्मार्ट वॉचेस सब के सब डिजिटल प्रिंसिपल के ऊपर काम कर रहे हैं। जी रोमैसा जल्दी बताओ। ओके, आपका कैलकुलेटर जो है वो भी आपके पास एक डिजिटल की एग्जाम्पल है। इसके अलावा इंशरा, काउंटर तस्बीह हो गई, दिखाओ। काउंटर तस्बीह जो है फॉर एग्जाम्पल उसके अंदर आप उसको पढ़ रहे हैं, वो भी आपके पास डिजिटल की एक एग्जाम्पल है। इसके अलावा कोई और बात? जोर से बोलो। इसकी वीडियो देखो, अब ये YouTube वीडियो की एग्जाम्पल दे रही है। इस बात को ध्यान में रखना कि जो मॉडर्न कंप्यूटर्स है आपके, चाहे वो लैपटॉप, चाहे वो इंटरनेट, चाहे वो AI, चाहे यूट्यूब, चाहे व्हाट्सएप, ये सब के सब एनालॉग को यूज कर रहे हैं, डिजिटल को यूज कर रहे हैं? डिजिटल को यूज कर रहे हैं। ओके। अब इसी तरीके से हमारे पास एक और कंप्यूटर की टाइप है जिसमें दोनों चीजों को मिला के इस्तेमाल किया जा रहा है, उसे कहते हैं हाइब्रिड। ओके, हाइब्रिड का मतलब क्या होता है? दो चीजों को मिला देना। अब आपके पास एक चीज आती है डिजिटल थर्मामीटर। डिजिटल थर्मामीटर यूज किस किस ने यूज किया है? डिजिटल थर्मामीटर जो होता है वो काम करता है उसी प्रिंसिपल पे, उसके अंदर भी मरकरी होता है, मरकरी ही जा रहा होता है। लेकिन जब डेटा को प्रेजेंट करने का मौका आता है तो वो कहता है कि इसके अंदर मैं यूज करूंगा डिजिट्स को। मेजर मैं कर रहा हूं एनालॉग की मदद से, लेकिन प्रेजेंट में कर रहा हूं डिजिटल डिजिटल डेटा की मदद से। तो इसमें दोनों चीजें कंबाइन हो गई, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? हाइब्रिड। इसी तरीके से सोनोबन ने भी एग्जांपल दी थी ईसीजी मशीन। खुदा खास आप लोग कभी ईसीजी मशीन देखनी पड़े तो उसके अंदर भी यही बात है, वो मशीन एनालॉग और डिजिटल दोनों के प्रिंसिपल से काम कर रही है। डेटा जो वो मेजर कर रही होती है ईसीजी मशीन, वो एनालॉग की मदद से कर रही होती है। लेकिन जब प्रेजेंट करने का वक्त आता है तो उसको प्रेजेंट करने के लिए वो यूज करती है डिजिटल को। तो इसके अंदर दोनों चीजें आपस में कंबाइन हो गई। देखो ये जो स्लोप की और मैंने सीडी की एग्जाम्पल दी है ना, मैमूना, अब ये मत कहना सर मैंने पहले से पढ़ा हुआ। स्लोप की जो मैंने एग्जांपल दी उसको ध्यान में रखना। स्लोप क्या चीज है? एनालॉग है डिजिटल है? फातिमा, एनालॉग। और जो सीढ़ियां हैं वो डिजिटल है या एनालॉग है? डिमर जो है फैन का एनालॉग है डिजिटल है? अच्छा, जिससे मुझे वो पता है। ओके। और जो आपका रिमोट से फैन को कंट्रोल कर रहे हैं वो डिजिटल है या एनालॉग है? मैमूना, क्या है वो? मैमूना क्लास में वापस आ जाओ, इतनी भी फजूल लेक्चर नहीं है मेरा। जहां तक बात आ गई, और जिसके अंदर दोनों चीजें कंबाइन हो जाए वो क्या कहलाएगी? पेपर में कराची यूनिवर्सिटी के जो लास्ट अभी आज का जो पास पेपर है वो भी मैंने पोस्ट कर दिया है। 2025 का जो पेपर था वो उसके अंदर मौजूद है, आप चाहे तो देख सकते हैं। आंसर भी दिया हुआ उसके अंदर। बहरहाल आपसे ये पूछा जाएगा कोई एग्जांपल दे दो, डिफाइन कर दो, दैट्स इट। इससे ज्यादा इसमें अंदर चीज नहीं आएगी। इसकी बड़ी डिटेल्स हैं। ओके, लेकिन ये कंप्यूटर साइंस की क्लास नहीं है, तो अभी इसलिए हमने बात की कि सिग्नल क्या होता है और कंप्यूटर प्रोसेसिंग किसी बेसिस पे कर रहा है। बहरहाल आप लोग को यहाँ पे समझ में आ गई, डिजिटल है आपके पास और एक से आपके पास एनालॉग और एक और भी है हाइब्रिड। अब हम बात कर लेते हैं एक और टॉपिक की, ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? देखो, अगर कॉलेज के अंदर मैं क्लास लेने के लिए आऊँ, कॉलेज के अंदर मैं टीचर हूँ, आप स्टूडेंट्स हैं, मैं क्लास लेने के लिए आऊँ, इतने में आ जाए सर वसीम सज्जाद। सर वसीम कहे सर ये मैं ले रहा हूँ क्लास, आप जाएं। और मैं कहूँ नहीं सर मैं तो मैं लूंगा। इतने में 4 या 3rd सेमेस्टर आ जाए, वो कहे सर हमारा माइक काम नहीं कर रहा, हम यहाँ बैठेंगे। क्या क्लासेस हमारी चल पाएगी? कुछ हो पाएगा? हमने कहा कि यार हमारे पास एक ऐसा बंदा होना चाहिए जो कॉलेज को ऑर्गेनाइज करके चल सके, और उस बंदे का नाम है आपका प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या आके आपकी क्लासेस ले रहे हैं, प्रिंसिपल क्या आके क्लास को अटेंड कर रहे हैं, लेकिन प्रिंसिपल तमाम रिसोर्सेज को मैनेज कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि रूम 104 के अंदर सर तलहा की क्लास होगी 10:15 से लेकर 11 तक। ओके, और सर तलहा थोड़ा सा ज्यादा उसको लंबा लेके जा सकते हैं। ओके,
इस दौरान कोई और क्लासेस में नहीं आएगी, इस दौरान कोई और टीचर यहाँ पे नहीं आएगा, राइट। अच्छा, आप लोग बाथरूम वगैरह जाते हैं, सीढ़ियों पे वगैरह आपकी सफाई हो रही होती है, कचरा वगैरह नहीं होता यहाँ पे, क्या प्रिंसिपल साहब झाड़ू लगा रहे होते हैं? लेकिन बात क्या है कि प्रिंसिपल साहब ने बंदों को अपॉइंट किया हुआ है जिनका काम क्या है यहाँ पे सफाई करना। अच्छा, मैं क्लास में पढ़ रहे हो, इतने में जमादार आ जाए कि जी मैंने सफाई करनी है, या चले सर आप पढ़ाते रहे मैं सफाई कर रहा हूँ, क्लास हो जाएगी हमारी? क्लास भी हो रही, सर से झाड़ू भी लग रहा है, कैसे हो पाएगा? ये चीजें किसने ऑर्गेनाइज की हैं? प्रिंसिपल ने। क्या प्रिंसिपल खुद आके झाड़ू लगा रहे हैं? कंप्यूटर के साथ भी यही मसला होता है। कंप्यूटर जब आपने एक दफा स्टार्ट किया, आपने कहा एमएस वर्ड से कि डॉक्यूमेंट प्रिंट कर दो, आपने कहा कि मैं जो यूट्यूब पे मैंने गाना सुनना है, यूट्यूब पे बैकग्राउंड में गाना भी चल रहा है, आप किसी से व्हाट्सएप पे चैट भी कर रही हैं, एक वक्त में आप बहुत सारे काम कर रहे हैं। ये ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो इस बात को इंश्योर करता है कि सारी चीजें बैक वक्त काम करती रहें। अगर आपने एमएस वर्ड से किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट के लिए भेजा, आपने साथ ही साथ एक्सेल से भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट के लिए भेज दिया, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है जो इस बात को इंश्योर करता है कि पहले कौन सी जाएगी, एमएस वर्ड की डॉक्यूमेंट, जब वो हो जाएगी तो फिर किसकी जाएगी, एक्सेल की। वरना क्या होता है कि दोनों के दोनों वहां पे खड़े हुए हैं कि पहले मैं जाऊंगा, दूसरा पहले मैं नहीं जाऊंगा, ऐसा काम चल पाएगा? ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर की तमाम रिसोर्सेज को मैनेज करने के लिए इस्तेमाल होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम बन गया, उस चीजों को मैनेज तो कर रहा है, लेकिन यूजफुल फ्रूटफुल काम करने के लिए आपको दूसरी चीजें चाहिए। कॉलेज का प्रिंसिपल हो लेकिन टीचर्स ना हो, कॉलेज चल सकता है। प्रिंसिपल हो, जमादार ना हो, सफाई हो सकती है। प्रिंसिपल हो, बच्चे पढ़ने के लिए ना आए तो क्लासेस हो सकती हैं। तमाम चीजों की भी हमें जरूरत है, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या काम है, तमाम चीजों को मैनेज करना, उनको ऑर्गेनाइज करना, दैट्स इट, बस ये काम। मुश्किल टॉपिक था ये। ऑपरेटिंग सिस्टम, आप लोग के मोबाइल में कौन कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है इस वक्त? अब जैसे मैं पूछूंगा वो बताए, महक तुम्हारे मोबाइल में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है? शाहिदा, क्या कह रही शाहिदा? जी मिसबा, तस्बीहा, तुक्का तो लगा दो, कुछ तो बोल लो। चले, इस टॉपिक को हम कल कंटिन्यू करेंगे। और अब आप लोग का काम है कि जो वेबसाइट वगैरह पे जाके लेक्चर्स वगैरह पे चीज़ों को समझ कर आए। देखो, मैं वैसे तो मैंने कहा कि एक्स्ट्रा क्लासेस करवाने को मैं तैयार हूँ, राइट, और शायद मैं किसी दिन खास तौर से बोल भी दूं कि भाई फला दिन पेपर डिस्कस हो रहा है, आ जाओ। लेकिन आप मेंटली रेडी नहीं, कि बस ये हमारे पास अब 3 दिन बाकी रह गए। ओके, ये 3 दिन रह गए, आपने जो कुछ भी समझना है 3 दिनों में समझ लो। मेरे एतबार से मेरे कोर्स का ऑब्जेक्टिव अचीव हो चुका है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया, आप कंप्यूटर को यूज कर पा रहे, आप लोग ने वीडियोस बना दी, अपलोड कर दी, मोर देन इनफ। ओके, अब आप लोग चाहते हैं कि फला फला टॉपिक भी कवर हो जाए, तो ये आपका काम है। वेबसाइट पे जाओ, पढ़ो उसको, फिर यहाँ पे आके तुम लोग पूछ सकते हो कि सर ये टॉपिक समझा दें। ओके, कल हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, कल हम जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की बात करेंगे। जो मैंने 2025 का पेपर सॉल्व करके रखा है उसको देख कर आ जाओ, पेपर भी दिया है, उसके आंसर्स भी दिए, उसको देख कर आओ। वरना ये 3 दिन हमारे ऐसे ही जाया हो जाएंगे। बल्कि 3 दिन भी नहीं है, समझो कि गोया कि कल हमारी लास्ट क्लास है, क्योंकि उसके बाद अगले 2 दिन के अंदर पेपर देने की स्ट्रेटेजी के बारे में बात करूंगा। पेपर कैसे देना चाहिए, टाइम वगैरह कैसे मैनेज करना चाहिए, मैं इस बारे में बात करूंगा। थैंक यू।